बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग हेड्स ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं और उसमें सबसे ज़्यादा अहम हेड इनकम फ्रॉम सैलरी है। अमूमन एग्ज़ाम में अब जब से हमारा ये नया पैटर्न पेपर का स्टार्ट हुआ है और पेपर का नाम हो गया टैक्स प्रैक्टिसेस, तो न्यूमेरिक ज़्यादा आते हैं। पहले ये होता था कि एक 18 मार्क्स का न्यूमेरिक आएगा, या वो सैलरी में से आएगा या वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आएगा। अब ऐसा हो गया कि दो फुल फ्लैज बड़े क्वेश्चन आ रहे होते हैं 18 मार्क्स के। एक लाजमी सैलरी में से आ रहा होता है और एक लाजमी इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आ रहा होता है। तो आप ऐसे समझें कि जब हम ये चैप्टर तैयार कर रहे हैं तो हमारा मिनिमम 18 मार्क्स का एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है, ठीक है ना, मिनिमम। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। हेड्स ऑफ इनकम, कोई भी हेड पड़े, इन्हीं चार बातों का जिक्र करना पड़ेगा। स्कोप देखना पड़ेगा, डिडक्शंस देखनी पड़ेंगी, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी देखनी पड़ेगी और टैक्सेबिलिटी देखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इनमें से कुछ बातों का जवाब अब हमें साथ साथ मिलता जा रहा है। जैसे पहली लाइन से ही हमें पता चल गया था कि सैलरी रिसीट बेसिस पर है। फिर रिसीट के मीनिंग भी हमें पता चल गए थे कि 3 मीनिंग इसके हैं। फिर हमें सैलरी की एक डेफिनेशन आई, उसका एक पॉइंट नंबर 1 था एनी पे वेज रेन्यूमरेशन, जिसका मतलब ये था कि जो मर्जी नाम रख ले, सैलरी सैलरी रहेगी, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। लॉ का ख्याल है नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाज़ दफ़ा इंसानों का ख्याल होता है कि नाम से तो बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। वो कहते हैं यार ये नाम सही है, ये नाम सही नहीं है, या ये जो शायर हज़रात होते हैं ये अपने तरीके से बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं मुझको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुझसा हो तो नाम भी तुझसा रखे, ठीक है ना। लेकिन लॉ कह रहा है कि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी लोगों को फ़र्क पड़ता है। फिर उसने कहा जनाब दूसरी बात आ गई, कौन सी, एनी पर्क्स वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, और सेक्शन 13 हमें इस पॉइंट को समझने में मदद कर रहा है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद अगला पॉइंट आएगा अलाउंसेस। अब हम फ़िलहाल अभी पॉइंट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, फिर इसके साथ अटैच करके 3 पढ़ रहे होंगे एक्चुअली। तो जनाब पर्क्स की बातें कर रहे थे हम, और पर्क्स के ऊपर हमने पहला पर्क्स देखा कन्वेंस का, जिसका जिक्र हो रहा था सेक्शन 13 सब सेक्शन 3 में, और एक रूल इसको डिराइव कर रहा था, रूल नंबर 5, यहाँ से ये डिराइव हो रहा था। इससे हमें ये बात समझ आई कि अगर गाड़ी पर्सनल यूज़ के लिए है तो गाड़ी की कॉस्ट का 10%, और अगर लीज़ करवाई है तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द इंसेप्शन ऑफ लीज उसका 10%, ये साल का एनुअल चार्ज आ गया। और अगर गाड़ी पार्टली फॉर बिजनेस पार्टली फॉर नॉन बिजनेस है तो 5%, और अगर होली फॉर बिजनेस है तो नो एडिशन। फिर हमने कहा कि यार असल में अगर गाड़ी को हम थोड़ी सी तफसील में देखें ना, तो 3 इशू इन्वॉल्व हैं गाड़ी से रिलेटेड। एक है गाड़ी का प्रोवाइड करना, ये इसका जिक्र हो रहा था रूल 5। एक है रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये अलग जगह डिस्कस हो रहा है, सेक्शन 12 सब सेक्शन डी में डिस्कस हो रहा है। और फिर एक है ड्राइवर की सैलरी, इसका जिक्र कल हमने किया था। ड्राइवर का जिक्र वहाँ आ रहा था, होम डोमेस्टिक सर्वेंट्स के अंदर आ रहा था ना, वहाँ से हमने ये बात यहाँ लिखी हुई है। इसका मतलब है अगर कभी एग्जामिनर अपनी आई पे आ जाए और वो कहे कि जनाब ये गाड़ी तो इसका पेट्रोल भी तो इसका ड्राइवर भी, तो फिर हमें क्या करना है, तो एक कलेक्टिवली हमें बात समझ आ गई। फिर एक बात हमने और समझी कि ये 3 कम्प्लेक्सिटीज हैं, चौथी तो कोई चीज़ है नहीं गाड़ी के अंदर, ठीक है ना। ये तो नहीं कहा जा सकता कि जी गाड़ी तीसरे गियर में चल रही थी कि चौथे गियर में चल रही थी, इसका तो भाई वो उसका हमने हल उधर से देना है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, ठीक है ना। और एक चौथी बात जो इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, वो गाड़ी पूरा साल इस्तेमाल नहीं हुई, तो फिर ये वाली बात भी यहाँ लिखते हैं। इसका मतलब है व्हीकल से रिलेटेड, वो जिसे हम 360 डिग्री बोलते हैं, व्हीकल से रिलेटेड अगर एग्जामिनर कुछ भी करना चाहता है तो वो इस स्लाइड से बाहर नहीं जा सकता। अब एग्जामिनर बनाए जो भी सवाल बनाना है, हमें ये सिंगल स्लाइड ये सारा कुछ प्रोवाइड कर दे। फिर हमने इस अलाउंसेस में चलकर उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे ना। अलाउंस का एक सादा जवाब है, जिस चीज़ के पैसे मिल गए ख़त्म कहानी, जितने पैसे मिले सैलरी में, बस सादा सी बात।
एक एक्सेप्शन पढ़नी है, मेडिकल अलाउंस, बस। उसके अलावा जब पैसे मिले नहीं सीधे सैलरी में ऐड हो जाए, उसका नाम जो मर्जी रख लें, अकोमोडेशन। इसीलिए कल हमने बात की थी कि अगर घर लेंगे तो यहाँ फॉल करेंगे, और अगर आपने पैसे पकड़ लिए, कौन से, अमाउंट दैट वुड हैव बीन पेड इन केस ऑफ सच अकोमोडेशन वाज नॉट प्रोवाइडेड। आपने कहा हमें पैसे दे दें, तो आप इस पॉइंट से निकल गए, अब तो आप अलाउंस के पॉइंट में चले गए, जितने पैसे पकड़े हैं वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। बात समझ आ रही है? फिर हमने इस सारी बात को भी, मिनिमम ऑफ टाइम स्केल को भी अंडरस्टैंड कर लिया था। फिर मैं उम्मीद करता हूं कि आपने घर जाके ये सवाल बिल्कुल नहीं किए होंगे। किए हुए हैं? ओके। कल मैंने कहा था कि किए होंगे, तो फिर भी आपने मेरी उम्मीद पे पानी फेर दिया। आज मैंने उम्मीद लगाई कि नहीं किए होंगे, आपने फिर पानी फेर दिया। चलें, अल्लाह करे आप इसी तरह पानी फेरते रहें, पढ़ने वाले स्टाइल में ठीक है ना, पढ़ने वाले स्टाइल में। डोमेस्टिक सर्वेंट, जो अभी हम उधर भी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे, कोई भी घरेलू मुलाजिम अगर प्रोवाइड करेंगे तो क्या उसूल होगा, जितनी तनख्वाह उसे देंगे माइनस जितनी हमारे से पैसे ले लेंगे, जितनी तनख्वाह एम्प्लॉय को देंगे, और अगर कोई हमारे से पैसे लिए हैं तो वो बीच में से माइनस कर देंगे, रिमेनिंग आपके उसमें रह जाएगा। इसका मतलब है, इसको हम समझने के लिए ऐसे भी कह सकते हैं, जितनी सैलरी एम्प्लॉयर देगा, भाई 20% तो मैंने दिए, तो 80% ऐड हो रहा है, लेकिन लॉ हमें बता रहा है कि आप पूरा पहले 100% ऐड करें, उसमें से 20% माइनस कर दें। फिर आ गया यूटिलिटीज़। यूटिलिटी का भी उसूल यही था कि अगर तो वापडा से ले रहे हैं तो जो इनकी फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू जो घर में बिल आया वही फेयर मार्केट वैल्यू ना, वापडा का बिल आ गया, वासा का बिल आ गया, पीटीसीएल का बिल आ गया, गैस का बिल आ गया, तो यही फेयर मार्केट वैल्यू है। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें एम्प्लॉयर अपनी प्रोवाइड कर रहा है, पावर जनरेशन अपनी थी, ट्यूबवेल अपना लगा हुआ था, उन्होंने कोई अपनी टेली कम्युनिकेशन कंपनी उनकी थी, तो फिर वो कहता है, इसलिए हमने लिखा फेयर मार्केट वैल्यू, कि ये इस्तेमाल करने से जितना बिल आना था वो आपकी अमाउंट में ऐड हो जाएगा। और यूटिलिटी को डिफाइन भी कर दिया, जिसके अंदर टेलीफोन भी शामिल कर लिया लॉ ने। फिर हम पहुंच गए थे इंटरेस्ट फ्री लोन। अगर किसी एम्प्लॉय को इंटरेस्ट फ्री लोन दें, या ऐसे बोलें सब्सिडाइज लोन दें, रियायती लोन दें, लॉ ने जब ये लॉ बनाया था ना, उन्होंने शुरू किया था 5% से। उन्होंने कहा जी 5% इस साल, अगले साल हो जाएगा 6%, उससे अगले साल हो जाएगा 7%, फिर 8%, फिर 9%, फिर 10%। फिर लॉ ने लिखा बस 10% पे ये मीटर रुक जाएगा, आगे नहीं चलेगा। आज क्योंकि इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर चला गया, इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर चला गया, तो सारे लोन ही सब्सिडाइज बन गए, 10% के बावजूद सब्सिडाइज बन गए, क्योंकि आप बैंक से लेने जाएं तो इस वक्त कोई 24% 23% पे लोन मिल रहा है। लेकिन क्योंकि लॉ में तो जो लिखा है बस वही है। लॉ की नज़र में सब्सिडाइज कब है, जब 10% से कम होगा। तो कहता है अगर आपने 10% से जितना, ऐसे आसानी के लिए 10% से जितना कम होगा ऐड हो जाएगा। 0% है तो 10% ऐड हो जाएगा, 8% है तो 2% ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, यही बातें लिखी है, ठीक है ना। 10% से जितना कम होगा ऐड हो जाएगा। क्या ये सब पर अप्लाई होगा? कहता है हाँ सब पर होगा, 2 लोग छोड़ दो, लोन ऑफ ₹10 मिलियन और लेस, और वो बंदा जो हमारे से अपने पैसे पर लोन नहीं ले रहा। इसकी बहुत तफसील में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, ये एग्जामिनेशन वाला पॉइंट नहीं, ये वाला पॉइंट एग्जामिनेशन वाला है, ठीक है ना। तो बात जगह पर आपने खुद को कंफ्यूज होने से भी बचाना है कि जी अच्छा जी अब इतना था, इतने हो गए, फिर ये कुछ नहीं है। ये कभी आज तक एग्जाम में टच नहीं हुआ और ना इसने होना। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इसलिए नहीं बना हो कि आपने पेपर देना है। ये तो मुल्क का एक कानून है जिसके ज़रिए हमने टैक्स कलेक्ट करना है, ठीक है ना। अच्छा जनाब, मिस्टर कामरान इज एन एम्प्लॉई ऑफ बेस्ट फूड लिमिटेड। मिस्टर कामरान हैज़ अवेल्ड अ लोन ऑफ 2 million इन टैक्स ईयर 2020. What amount shall be added into his income from salary if the following situation? No profit on loan is payable to the company. कितना लोन लिया है? 2 million, ठीक है ना। और कोई डेट गिवन नहीं है। जब किसी चीज़ की कोई डेट गिवन नहीं होती तो हम अज्यूम करते हैं फॉर होल ईयर, ठीक है ना। यानी हमने अज्यूम किया कि 1 जुलाई 2019 से लेकर 30 जून 2020 तक है, क्योंकि यहाँ टैक्स ईयर 2020 लिखा है।
तो नॉर्मल टैक्स ईयर यही होगा ना। तो हमने क्या किया, हमने कहा जनाब ये लोन होगा, फिर कितना लोन है जी, 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10%, 2 लाख रुपया सैलरी में ऐड हो जाएगा एज पक्स, ठीक है ना। लेकिन अब जरा इसके साथ ही समझना है, इसके साथ ही समझना है। अब इसमें एग्जामिनर कभी अपनी आई पर आएगा तो वो 2 काम कर सकता है। पहला काम ये कर सकता है, पहला आसान वाला पहले करते हैं। पहला वो ये काम कर सकता है कि वो कहे कि मिस्टर कामरान ने लोन लिया था 1 दिसंबर 2019 को। अब लोन की डेट आ गई है, ठीक है ना। अब वो मसला ख़त्म हो गया कि पूरा साल लोन चला था। अब टाइम अपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगना है। चार्ज पूरे साल का कैलकुलेट हो गया है, लेकिन पूरा साल हमने लोन इस्तेमाल नहीं किया, तो अब कैलकुलेशन में ऐसे करना पड़ेगा। 2 मिलियन तो इसी तरह लिखा हमने, मल्टीप्लाइड बाय 10% भी ऐसे ही लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 7/12। निकालिए 116666। जितना अरसा लोन इस्तेमाल हुआ उतने अरसे का सब्सिडाइज पोर्शन आपकी सैलरी में ऐड हो रहा। क्लियर होगी बात। तीसरी कान जी, लिया कब था एक साथ लोन? नहीं, डेट डाली तो है मैंने, 1 दिसंबर 2019 को लिया, और इसका मतलब है और कोई बात डिस्कस नहीं हुई, इसका मतलब है वापिस अभी कोई नहीं किया। तो इस साल ये लोन हमने 7 मंथ्स यूटिलाइज किया, दिसंबर और 6 महीने अगले, तो 7 मंथ का सब्सिडाइज पोर्शन हमने ले लिया। ये एक लेवल आ गया। अब वो आपको बताया हम 360 डिग्री में जब तक डिस्कस नहीं करेंगे तो नए एग्जामिनेशन पैटर्न नहीं होगा। अब वो कहता है नहीं, मिस्टर कामरान ने लोन लिया था 1 जुलाई 2019 को 20 लाख रुपया, और 31 दिसंबर 2019 को 4 लाख रुपया वापस कर दिया। और 6/12 माइनस पहले वाले को अब कैलकुलेशन कैसे हो रही है, 2 मिलियन का लोन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 प्लस, अब लोन रह गया 16 लाख रुपया, अब आ गया 1.6 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6। बात समझ आ गई ना। बीइंग एन अकाउंटेंट हमें ये समझ है इंशाल्लाह अच्छी तरह से, लेकिन ज़रा हम इसे अटैच कर दें कि यार ये काम ऐसे चलना। अगर लोन की रीपेमेंट आ रही है तो उसके इम्पैक्ट को भी डालना है। हो सकता है कि जी मंथली इतने पैसे वापस हो रहे हैं, तो फिर पहले वाली अमाउंट 1 महीना यूज़ हुई है, दूसरे वाली 1 महीना, फिर अलग अलग उस तरह ही कर। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल पर जाहिर है एग्जामिनर नहीं जाएगा, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि यार अगर वापस हो रहा है तो फिर ऐसे चलेंगे। ये बात क्लियर हो गई है सबको? अच्छा जी, ये हमने इसी को ट्विस्ट करके ये सारी बातें इनकॉर्पोरेट कर ली। जब 10 लाख से कम लोन हो गया उसके बाद छुट्टी हो गई। जैसे ही 10 लाख से नीचे गए रिमेनिंग की छुट्टी हो गई। मैंने इसीलिए वहाँ छोटी अमाउंट लिखी, ठीक है। प्रॉफिट इज पेबल टू कंपनी एट, अब सिर्फ इससे क्या फ़र्क पड़ा है, वो जो 10% से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसकी बजाय 4% से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर होल वाला केस चल रहा है तो यहाँ 4 आ जाएगा, और अगर ये वाला चल रहा है तो 10 की जगह बस जहाँ जहाँ 10 यूज़ हो रहा था वहाँ क्या आ गया है, 4% आ गया। बात समझ आ गई ना। बाकी सब कुछ वैसे ही रहा। ओके, और अगर 18% है तो ये तो लॉ की नज़र में सब्सिडाइज है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना, माइनस भी नहीं करना, ऐड भी नहीं करना। लॉ की नज़र में ये पर्क्स रहा ही नहीं है। पर्क्स कब बनता है, जब 10 से कम हो, 10 भी हो तो पर्क्स नहीं बनता। 10% से लेस होने की सूरत में पर्क्स है, उसके बाद तो लॉ कहता है कोई बात नहीं भाई, लोन ले लें, कोई मसला नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं करना, कुछ भी माइनस नहीं करना। Where amount has been included in a salary of an employee in connection with the above loan,
अब ये वाली बात वहाँ भी लिखी हुई थी, लेकिन हमने वहाँ इसको नहीं पढ़ा था, ये कह के छोड़ दिया था कि यार ये बात ज़्यादा अच्छी सैलरी में जाके समझ आएगी। ठीक है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी लिखी हुई थी बात ये। अब पढ़ते हैं। अब ये वो जगह आ गई है, दो बातें हमने लिंक करनी थी, एक सेल्फ हायरिंग भी करनी है, और 2 4 5 आगे आ रही है। Where an amount has been included in salary of an employee in connection with the above loan, किसका जिक्र हो रहा है? इधर तवज्जो करें। अगर मैंने लोन लिया, एम्प्लॉई ने लोन लिया, और पहले वाले केस में हमने कहा था 2 लाख ऐड हो रहा है, या दूसरे वाले केस में कह रहे थे 1,66,000 ऐड हो रहा है, और इन दोनों का सम क्या आया था? 1 लाख। अब इस अमाउंट का जिक्र हो रहा है। वो कह रहा है अगर एक बंदे ने लोन लिया और इस प्रोविजन, पिछली पली प्रोविजन की वजह से उसकी सैलरी में कुछ ऐड हुआ, शायद 2 लाख ऐड हुआ, शायद 1,16,000 हुआ, शायद 1,80,000 हुआ, ये तो कैलकुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। वो कह रहा है एंड द एम्प्लॉय हैज यूज्ड द लोन होली एंड पार्टली फॉर एक्वायरिंग एनी एसेट और प्रॉपर्टी प्रोड्यूसिंग इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड ऑफ इनकम। The amount of interest on such loan shall be allowed as deduction against income from such asset. In this regard, an amount equal to benchmark rate shall be allowed as। अब सवाल क्या पैदा हुआ? अब सवाल क्या पैदा हो रहा है? किसका आंसर ढूंढ रहे हैं? पहले वाला केस, ये वाला, एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कितना लोन पे किया है, इंटरेस्ट पे किया है? एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को कितना? 0। इंटरेस्ट तो पे ही नहीं किया। लेकिन ये 20 लाख लेकर मैंने एक बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस से इनकम फ्रॉम बिजनेस आना शुरू हो गई है। वो कहते हैं यार इस बिजनेस में जब उस बिजनेस के एक्सपेंसेस में डिडक्शन डालनी है तो आप लोन का इंटरेस्ट डाल दें डिडक्शन में। कितना? 10%। कहते यार लोन तो हमने, इंटरेस्ट तो हमने पे ही नहीं किया। कहते यार पे ना करने की सजा भुगत तो ली है, सैलरी में डल गया। अब इसका मतलब है मुझे इनकम टैक्स ने ट्रीट कर लिया है, 10% मैंने पे किया, इसका मतलब है ये पे, वो जो मैंने पे नहीं किया उसकी सजा के तौर पर 2 लाख मेरी सैलरी में ऐड हो गया है। वो कहता है चलो ठीक हो गया, सैलरी में हमने 2 लाख ऐड कर लिया। अब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में या जो बिजनेस आपने शुरू किया है वहाँ 10% इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं। जैसे अगर आप उस बिजनेस को करने के लिए बैंक से लोन लेते और बैंक आपको 10% चार्ज करता तो वो लोन का इंटरेस्ट अलाउ होना था ना, एक एक्सपेंस एज ए फाइनेंशियल चार्जेस। रियलिटी में फाइनेंशियल चार्जेस मेरे 0 हैं क्योंकि एम्प्लॉयर ने मुझे ये लोन फ्री ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था। लेकिन वो जो फ्री ऑफ इंटरेस्ट देने की वजह से गवर्नमेंट को गुस्सा आया, उसने उठाकर सैलरी में ऐड कर लिया। तो मैंने कहा जनाब ठीक है, जब आप मुझे सज़ा दे रहे हैं तो फिर आपने अज्यूम कर लिया ना कि मैं 10% मेरा इंटरेस्ट है। वो कहते हैं हाँ ये वाली प्रोविज़न उसको अलाउ कर रहे हैं। लेकिन उससे मज़े की बात क्या है, दूसरे केस पर आ गए, सब्सिडाइज लोन। मैंने ये 4% वाली बात, मैंने एम्प्लॉयर को 6% पे किया, सजा क्या मिली? 4% मेरी सैलरी में ऐड होगा। अब 4% की अमाउंट मेरी सैलरी में ऐड कर दी, 6 मैंने पे कर रखा है, 4 की सजा भुगत दी है, तो टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। इसीलिए फिर मुझे 10% अलाउ हो जाएगा। हर सूरत में 10% अलाउ हो जाएगा। मैं सिर्फ आपको रिकनसाइल करवा रहा हूँ यार, 6 तो मैंने एम्प्लॉयर को पे किए ना, इसके अलाउ होने में तो कोई शक है ही नहीं है। 4 की मैं सजा भुगत आया हूँ तो 10 पूरा हो गया। पहले मैंने कुछ पे नहीं किया था, 10 की सजा भुगती थी तो 10 अलाउ हो गया था। इसका मतलब है इन एनी केस 10% आपको अलाउ हो जाएगा। ये बात मेंटली रिकनसाइल हो गई है। अब यहाँ से रीड कर लेते हैं दोबारा। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन शैल बी अलाउड एज अगेंस्ट इनकम फ्रॉम, इन दिस रिगार्ड एन अमाउंट इक्वल टू बेंचमार्क रेट शैल बी अलाउड एज
बेंचमार्क रेट 10%। अब 10 और 10 से नीचे वाला सारा एरिया कवर हो गया। 0% पे भी कितनी अलाउ होगी? 8% पे किया फिर भी 10%, 4% पे किया फिर भी 10%। ये कहाँ की बात हो रही है? उस बिजनेस में जहाँ मैंने ये लोन इस्तेमाल किया। However, where interest charged by employer is higher than benchmark rate, the whole amount paid by employee shall be allowed as। और अगर एम्प्लॉयर ने मुझे 12% चार्ज किया तो 12 ही अलाउ होगा। वो तो मेरा वैसे भी जेन्युइन एक्सपेंस है, अब इसके अलाउ होने में तो कोई शक भी नहीं है। एम्प्लॉयर कहता है भाई हम तो 25% पे लोन देंगे, अब मुझे ज़रूरत थी मैंने ले लिया, तो क्या अलाउ होगा? 25% ही अलाउ होगा। इसका मतलब है कम से कम 10% अलाउ होगा, और अगर एम्प्लॉयर ने उससे ज़्यादा चार्ज किया हुआ है तो हायर चार्ज होगा। बात समझ आ रही? फिर पढ़ लें एक मरतबा, अपने अपने तौर पे पढ़ लें इसको एकदम। मैं कहता हूँ पहले उसे पढ़ें एक दफ़ा। फ़ायदा नुकसान नहीं सोचना, ठीक है ना? फ़ायदा नुकसान नहीं सोचना। हो रहा है अभी क्योंकि आपने बिजनेस इनकम पूरी पढ़ी नहीं है ना। अगर हम एक रिकन्सिलेशन बनाए तो गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है, गवर्नमेंट को बहुत फ़ायदा हुआ है। ज़्यादातर लोन कौन से होंगे? जो बिजनेस में नहीं लगाए होंगे। लोन तो लिए होते हैं घरेलू किसी मसले की वजह से, कोई बीमार है, कोई और मसला है, कोई शादी करानी है, कोई। बात समझ आ रही? बिजनेस के लिए तो कम ही एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं ना। एम्प्लॉयर लोन देता भी नहीं है, वो कहता है अच्छा तुम बिजनेस कर रहे हो, इसका मतलब तुम तो नौकरी छोड़ दोगे, तुम्हारा कारोबार चल गया। तो ये तो एक एक्सेप्शनल बात है और वो रूटीन की बात है। बच्चे ने राइस के पैसे देने हैं जी, फीस दे दें, लोन ले दें। बात समझ आ रही? नहीं आ रही? गलत कह रहे हो। राइस की फीस 10 लाख से ज़्यादा नहीं है, नहीं अप्लाई हो गई ये प्रोविजन हैं? सारे सीए की भी नहीं बनेगी। पूरा सीए करने में 2 लाख रुपए खर्च होते हैं। वो मेरे दौर में ला हौला मैं अब एक बात बताता हूँ ना। मेरा ना, मैंने अपने बेटे को ना पहले दिन जब स्कूल दाखिल करवाया ना, तो बीकन हाउस में दाखिल करवाया, तो मेरे वालिद और वालदा उस वक़्त हयात थे। तो उस वक़्त, ये अब पुरानी बात कर रहा हूँ, उस वक़्त शायद सारी वो जो सिक्योरिटी डाल के ना, मेरा ख्याल है कुछ 30,000 रुपया ख़र्च हुआ। तो मैंने घर आके अपने वालिद साहब के साथ एक डायलॉग बोला। मैंने कहा अब्बा जी, आपके बेटे की जो पूरी ज़िंदगी का तालीमी ख़र्च था ना, उससे ज़्यादा आज मेरे पहले दिन खर्च हो गए हैं। जी, पूरी स्टिल सीए क्वालिफाई, नर्सरी प्रैप तो होती भी नहीं थी मेरे ख्याल उस वक्त, तो ठीक है ना, वहाँ से लेकर टिल सीए क्वालिफाई करने तक जितने पैसे खर्च हुए होंगे वो 30,000 नहीं हुए थे। सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, 8 आने 1 रुपया, 2 रुपये भी नहीं, हमारे वाले दौर में तो 1 रुपये से कम होती थी, ठीक है ना। तो स्कूलिंग में तो सारे शायद 100 रुपये खर्च हुए होंगे पूरे मैट्रिक तक। तो ये फीसिस के मद की बात हो रही है। और सीए तो ऐसे ही हो आ गया था, अल्लाह ने करम कर दिया। तो अल्लाह ताला ने उस्ताद भी ऐसे दिए होते, इतने हमारी तरह पैसे माइंडेड लोग नहीं थे, ठीक है ना। हमारे उस्ताद तो सही मानों में खिदमत करते थे ना। हम तो कारोबार कर रहे हैं, सीधी बात है। हम तो आपको हंस हंस के दिखा रहे हैं इसलिए कि आपने पैसे दिए हैं। समझ लगी है ना? तो जी
और ये तो मैं आगे खड़ा हुआ था तो मैं वैसे इधर आया था यार। ला अच्छा जी, अब तो बताना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना शोखा नहीं होना चाहिए, खराब हो गया है। मैं तो वैसे ही इधर आया था। दूसरे वाली बात ही हो रही थी, इसको होल्ड कर लें, दूसरे वाली बात को 2 दिन के लिए होल्ड कर लें। अभी आपको असल में ये नहीं दिमाग में पता कि प्रोविडेंट फंड कैसे जनरेट होगा और एक एम्प्लॉय के पैसे प्रोविडेंट फंड में कैसे पड़े होंगे। ये मेरे ख्याल है 2 से 3 दिन में हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे। फिलहाल तो उसूल समझ लें, अगर एक एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में 15 लाख पड़े हैं और वो अपने फंड पे एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट नहीं ले रहा, इस एम्प्लॉय को अगर कोई लोन देना पड़ जाए अप टू 1.5 मिलियन, 15 लाख तक, और इंटरेस्ट फ्री भी दे दें तो इसकी सैलरी में कुछ ऐड, इसे टेक्निकली समझें। मेरे 15 लाख रुपया कॉलेज में पड़ा हुआ है और मैंने कहा यार मुझे 5 लाख लोन दे दो, मैं अपने 15 लाख पे इंटरेस्ट नहीं ले रहा और कॉलेज के हमने आपसे इंटरेस्ट लेना है, यार मैं तो अपने पैसे विड्रॉ कर रहा हूँ, इंटरेस्ट कौन से लेना है मेरे से। तो असल में तो ये बात है, लेकिन ये बात लिखी हुई ऐसे है, लेकिन जब प्रोविडेंट फंड पे पहुंचेंगे तो थोड़ी आपको कैलकुलेशन के साथ, सपोर्ट के साथ ये बात समझ आएगी। अच्छा जनाब, एक बात हमें समझ आ गई है, इंटरेस्ट फ्री लोन की 2 बातें एक्सेप्शन हो गई हैं। नंबर 1, पहली बात एक्सेप्शन में क्या गई? पहली बात एक्सेप्शन में क्या गई? घुमा ही दिया तुमने इंटरेस्ट। अच्छा जी, पहली बात क्या गई है? 10 लाख और बाद में 10 लाख तक के लोगों पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, जिसके पैसे कंपनी में पड़े हैं और वो अपने पैसे पर इंटरेस्ट नहीं, एक है नॉर्मल प्रोविडेंट में पैसे पड़े हैं, नॉर्मल प्रोविडेंट में सब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसके ऊपर ये उसूल नहीं लगा, बल्कि किस पे लगा? जो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, जिसने अपनी अमाउंट पे इंटरेस्ट का वेवर दिया हुआ है उस पर भी ये उसूल नहीं लगेगा। 2 बातें हो गई। फिर एक बात आई कि अगर सैलरी में अमाउंट ऐड हुई है और ये वाला पैसा, ये 20 लाख रुपया मैंने उठा के कारोबार में लगा दिया है जिसकी इनकम टैक्सेबल है, उस कारोबार की इनकम का जिक्र हो रहा है। उस कारोबार का जब प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो वहां ये इंटरेस्ट एक्सपेंस अलाउ होगा कितना? 10% और एक्चुअल विच एवर इज हायर, अगर सम होना है सारे को इकट्ठा करना है तो उस वक्त ये नहीं देखेंगे कि ऐड क्या हुआ तो फलां क्या हुआ। वो मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि यार उसकी सजा भुगत ली है भाई, अगर कम पे मिला था तो उसकी सजा के तौर पे ऐड हो गया हुआ, ठीक है ना। अब क्या अलाउ होगा? इस बिजनेस की इनकम में क्या अलाउ हो रहा है? 10% और एक्चुअल विच एवर इज हायर। ये आसान हो जाएगा आपको, जहां आपने किताब अपने पास रखी हो उसके साथ वो जो सिंगल साइडेड आपने कॉपी कराई हुई ना उसके साइड पर लिख लें ये बात। 10% और एक्चुअल विच एवर इज हायर, लेकिन कहाँ अलाउ हो रहा है? उस इनकम में जहां आपने जाकर ये पैसा लगाया है, जहां इन्वेस्ट किया। आपने घर खरीद लिया, उसे किराए पे दे दिया, आपने कोई शवारमा की शॉप लगा ली, आपने कोई फैक्ट्री लगा ली, वट ऐसी जगह जहां से आप कुछ कमा रहे हैं और उस जगह का टैक्स देने की जब बारी आई तो वहां ये अलाउ हो रहा है विच एवर इज हायर, 10% और एक्चुअल विच एवर इज हायर। डन हो गई बात। अब एक बात और पेंडिंग छोड़कर आए होते, दैट वॉज सेल्फ हायरिंग, वहां तक आज पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब एक और बात आई, लॉ ने सेक्शन 13 चल रहा है ना, बेसिकली तो सारे पक्ष के ऊपर सेक्शन 13 चल रहा है। ऑब्लिगेशन वेवर या सेटलमेंट, 2 बातें कर रहा है लॉ, तवज्जो कर लें इधर। एनी ऑब्लिगेशन वेव्ड ऑफ विच एन एम्प्लॉय ओड टू एम्प्लॉयर शैल बी इंक्लूडेड इन ऑफ द एम्प्लॉय इक्वल टू द अमाउंट वेव्ड। एक बंदे ने लोन लिया 5 लाख रुपया, इसके ऊपर बेंचमार्क वाली प्रोविजन तो लगी नहीं, 10 लाख से कम था। अब एम्प्लॉय की इंस्टॉलमेंट जमा हो रही है, कोई बनाई होगी ना एम्प्लॉयर ने, मंथली सैलरी में से इतने पैसे कटते जाएंगे। 5 लाख में से पैसे कटते रहे, जब 3 लाख रह गए ना तो ये एम्प्लॉय अच्छा था, एक दिन एम्प्लॉयर ने बुलाया और उसे कहा यार वो तुमने लोन लिया था उसका क्या बना?
अच्छा जनाब मैं किस्त दे रहा हूँ उसका कि अच्छा आप ऐसा करें अकाउंट डिपार्टमेंट में जाएं, उन्हें कहें कि मैंने आपका जितना आउटस्टैंडिंग लोन है वो वेव ऑफ कर दिया, माफ़ कर दिया। इसका मतलब 3 लाख रहता था, 3 लाख का बेनिफिट मिल गया। कहता तुम्हारी ऐसी की तैसी बेनिफिट। वो कहता 3 लाख हमने सैलरी बना देनी। बात समझ आ रही? वो कह रहा 3 लाख हमने सैलरी बना देनी है, तुम वेव ऑफ करते रहो, हम इस पे टैक्स लेंगे। 3 लाख सारा थोड़े ले लेंगे, 3 लाख पर अब हमें टैक्स देना पड़ जाएगा। तो ये बात तो ये लिखिए कि अगर एम्प्लॉयर अपनी कोई चीज़ वेव ऑफ कर दे, जाहिर है कोई लोन दिया हुआ है, कोई चीज़ दी हुई है, ठीक है, ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन जो उसकी तरफ थी, एनी ऑब्लिगेशन वेव्ड ऑफ विच एन एम्प्लॉय ओड टू एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर के पैसे देने थे, ओड टू का मतलब है जो एम्प्लॉयर के पैसे देने थे, और एम्प्लॉयर उसको वेव ऑफ कर दे और कहता है जनाब कोई बात नहीं है, हम उसे सैलरी मान लेंगे। एक कहानी खत्म हो गई। एक एम्प्लॉय आया आपके पास, आपने उसे कहीं से जॉब से छुड़वाया था, उसने कहा ठीक है सर हम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन एक मसला है, मैंने लोन लिया हुआ है वहाँ से 2 लाख रुपए का, तो मेरे पास तो पैसे कोई नहीं है। एक है अगर शेख साहब की कंपनी है तो वो कहेंगे यार वो 2 लाख का लोन तुम मेरे से ले लो और किस्तों में काट लेंगे। अगर तो ये बात हुई तो फिर तो सिर्फ लोन वाली प्रोविज़न लगेगी, हमने इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है 2 लाख, 10 लाख से कम है कोई प्रोविज़न नहीं लगी। बात समझ आ रही? और अगर कहता जी मैंने 20 लाख लोन लिया हुआ था, हमने कहा आप हमारे से ले लो, तो वो इंटरेस्ट वाली प्रोविज़न लग जाएगी, ठीक है ना, कि 10 लाख से बड़ा हो गया है तो 10% ऐड होगा। नहीं, अब कहानी दूसरी सुने। एम्प्लॉयर ने कहा कि कितना लोन है, उसने कहा सर 2 लाख। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं पैसे दे रहा हूँ, उसे पे ऑफ कर दो, और ये आपने पे भी नहीं करने, पे भी नहीं करने, हम पे कर रहे हैं, आपका लोन कंपनी पे कर देती है और आपसे नहीं लेने। अगर आपसे लेने थे तो फिर तो टेक्निकली मैंने आपको लोन दे दिया, और अगर मैंने आपसे काटने नहीं है तो मैंने आपकी एक ऐसी ऑब्लिगेशन पे कर दी है जो मेरी तरफ तो नहीं थी, किसी और की तरफ थी, थर्ड पार्टी की थी। एनी रीपेमेंट बाय द एम्प्लॉयर टू another person on account of an obligation of the employee shall be included in the salary income of the employee equal to amount repaid। कहता है कि अगर ऐसे, अगर वो वही शेख साहब थे, उन्होंने कहा यार अच्छा मसला क्या है, तुम दो ना उनके पैसे। कहते सर मेरे पास पैसे हैं नहीं। उन्होंने कहा कितने हैं? उन्होंने कहा 50,000। उन्होंने कहा लो 1.5 लाख मेरे से लो, उनके 2 लाख, तब 1.5 लाख ऐड होगा, जो एम्प्लॉयर ने पे किए हैं वो ऐड होगा। बात समझ आई? एम्प्लॉयर ने क्या कहा कि तुम्हारे पास कितने हैं? ने कहा 50,000। उन्होंने कहा 2 लाख मेरे से लो, और मुराद सईद की तरह उनके मुंह पे मार के जाकर, ठीक है ना। तो फिर भी ला क्या कह रहा है कि कितना? 1.5 लाख जो एम्प्लॉयर ने पे किए हैं। इसका मतलब 2 उसूल पड़े हैं। अगर एम्प्लॉयर अपनी ऑब्लिगेशन वेव कर दे तो भी सैलरी में जाएगा, अगर किसी और की ऑब्लिगेशन पे कर दे तब भी सैलरी में जाएगा। क्लियर होगी बात जी? ऑब्लिगेशन वेवर या सेटलमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू। वो कहते हैं अगर एम्प्लॉयर कोई एसेट ट्रांसफर कर दे, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे, तो फिर क्या होगा? मसलन हमने गाड़ी दी थी ना एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर ने कहा यार ये गाड़ी आपकी है, आप इस्तेमाल करें। जब तक गाड़ी इस्तेमाल हो रही है कौन सा उसूल लग रहा है? कन्वेंस वाला। अब एम्प्लॉयर चाहता है यार ये एम्प्लॉय जो होते हैं ना बड़े ख़राब है, इनका बिहेवियरल एस्पेक्ट बड़ा ख़राब है, जब कंपनी की गाड़ी है तो एम्प्लॉयर एक गेम चलाता है, कहता है यार ये गाड़ी 5 साल आप इस्तेमाल करेंगे, 5 साल के बाद ये गाड़ी हम आपको ही दे देंगे, ये आपकी हो जाएगी, आपके नाम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब ये ज़रा गाड़ी एहतियात से चलाएगा, अब स्क्रैच गाड़ी पे नहीं इसके दिल पे लगेगा, ठीक है ना। पहले कहता खैर है फिर क्या होगा सर, लगते ही होते हैं गाड़ी पे स्क्रैच। अब उस बिहेवियर को हमने ठीक करने के लिए क्या किया? हमने कहा 5 साल के बाद ये गाड़ी आपकी हो जाएगी। अब 5 साल के बाद गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र होगी, तो अब भी तो बेनिफिट मिला है, तो अब कैसे कैलकुलेशन करनी है? अब हमारे अकाउंटेंट के ध्यान में आएगा कि यार उस वक्त एक इसकी बुक वैल्यू आ रही होगी ना, डेप्रिसिएशन होते होते
लॉ कह रहा है नहीं, बुक वैल्यू नहीं, जो उस वक्त इसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना वो आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे, हैं? जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। और बाद दफ़ा एम्प्लॉयर क्या करेगा, वो कहता है मैं सारा बर्डन नहीं उठा रहा, उसको अंदाजा है ना गाड़ी इसने दी हुई है, कितने वाली गाड़ी दी हुई है, उसने कहा 5 साल के बाद ये गाड़ी हम आपको 5 लाख की दे देंगे। अब फेयर मार्केट वैल्यू में से 5 लाख माइनस करना पड़ेगा, ऑलरेडी हम ये मिजाज समझ आए हुए हैं। तो ऐसे ही हो रहा होगा। देखिए जी, इफ एनी प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड और एनी सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय एन एम्प्लॉयर टू द अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स to the employee under that salary for that year shall include the fair market value of the property or service determined at the time property is transferred or services are less any payment made by employee for the property or service। अगर आपने फ्री गाड़ी ट्रांसफ़र की है तो जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी उस साल में, और अगर आपने थोड़े से पैसे लिए हैं तो वो माइनस हो जाएंगे। वो कह रहा है यार ये जो सारी गुफ्तगू हमने की है ना, ये एसेट्स पर भी अप्लाई है और सर्विसेज पर भी अप्लाई है। मतलब कोई सर्विसेज हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर दें, कोई एम्प्लॉय है वो किसी आर्किटेक्ट इंजीनियर के साथ काम कर रहा है, उसने कहा यार अपना घर बनाने लगा है वो, अब ये मैप बनाने का और ये सारा डिज़ाइन करने का फ़र्ज़ किया 5 लाख रुपया चार्ज करते हैं। वो कहते हैं नहीं यार हम आपको सिर्फ 50,000 का बना देंगे। तो 5 लाख माइनस 50,000, और अगर फ्री बना देंगे तो 5 लाख ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। अगर एम्प्लॉयर अपने कोई एसेट ट्रांसफ़र कर दे, या जाहिर है जो सर्विसेज वो लोगों को दे रहा है वो सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दे या सब्सिडाइज प्रोवाइड कर दे, तो फिर एक ही तरह का उसूल है, कोई ज़्यादा बड़ी लंबी चौड़ी बहस नहीं है। मिजाज अब हमारा एक सेट हो गया, हमें पता लग गया कि एग्जामिनर नहीं, लेजिस्लेटर इनकम टैक्स लॉ कैसे वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट को देख रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, अब उसका ना सांस फूल गया, बताते 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 कन्वेंस कैसे करेंगे, हाउस कैसे करेंगे, डोमेस्टिक सर्वेंट को कैसे करेंगे, इंटरेस्ट फ्री लोन को कैसे करेंगे, और यूटिलिटीज़ को कैसे करेंगे, एसेट ट्रांसफ़र हुआ तो क्या करेंगे, अपनी ऑब्लिगेशन वेव कर देंगे तो क्या करेंगे, किसी दूसरे की ऑब्लिगेशन वेव कर देंगे तो क्या करेंगे। अब जो हम कंसल्टेंट लोग हैं ये 12, 13, 14 बातें इन्होंने कर ली हैं, हम कोई 15वीं ढूंढ लाएंगे, ठीक है, और उससे बेनिफिट लेके कहेंगे कि जनाब ये बेनिफिट तो है, बताओ कैसे ऐड करोगे। उन 10 बातों में तो नहीं लिखी हुई बात ये, तो लेजिस्लेटर फंस जाएगा। लेकिन अब लेजिस्लेटर भी समझदार हो गया, उसने कहा तुम्हारी ऐसी तो तैसी, उसने कहा एनी अदर पार्ट, कहता बाकी बातें जो समझा दी हैं समझ आ गई हैं, अगर इसके अलावा कोई तुमने बेनिफिट दिया तो या तो बंदे के पुत्र बन जाओ, देना नहीं है बेनिफिट, और अगर दिया तो फिर हम रूल ये वाला लगाएंगे, वेयर एन एम्प्लॉय हैज़ प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉय where an employer has provided an with a perks which is not covered otherwise, यानी पिछली बातों में कवर नहीं हुआ। इसका मतलब अगर पिछली बातों में कवर हुआ तो रेलिवेंट रूल ही लगेगा। The amount calculated as below shall be included in the income of employee। क्या जी, फेयर मार्केट वैल्यू लेस पेमेंट बाय एम्प्लॉय। बात समझ तो कर लेंगे ना, फिर मतलब जाहिर है फेयर वैल्यू अगर नहीं हो सकती होगी तो फिर अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गई तो फिर कोई रूल ले आएंगे, वरना फेयर वैल्यू हमेशा गिवन होगी। ठीक है ना, तो फेयर वैल्यू हमेशा गिवन होगी। अच्छा जी, वो कहता फिर ये वाला उसूल लगा देंगे। इसका मतलब है अगर कन्वेंस है तो कन्वेंस का उसूल लगेगा, अकोमोडेशन है तो अकोमोडेशन का रूल लगेगा, अगर डोमेस्टिक सर्वेंट है तो उसका रूल लगेगा, यूटिलिटी है तो एक उसूल है लॉ का, एक बेसिक फिलॉसफी है लॉ की कि हमेशा स्पेसिफिक प्रोविजन ओवर रूल करती है जनरल प्रोविजन को। नाउ वी हैव स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर अकोमोडेशन, तो वहाँ रूल ये नहीं लगा सकते। नाउ वी हैव स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट फ्री लोन, तो उस पर ये रूल नहीं लगेगा।
जो बातें मेंशन हो गई हैं उन पर अपना अपना उसूल लगेगा, और अगर हम कोई बीच में से घड़ के कोई बात ले आए उस पर ये रूल लगेगा। कोई ऐसा पर्क्स हमने ढूंढा जिसका जिक्र पीछे नहीं आ रहा था, ठीक है ना, जिसका जिक्र पीछे, तो फिर ये उसूल लगेगा कि उस पर्क्स की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, माइनस एम्प्लॉय से आपने कितने पैसे लिए हैं, रिमेनिंग अमाउंट विल बी चार्ज एज इनकम फ्रॉम सैलरी। जी जोर से बोलना है यार, मेरी आवाज आ रही है आप तक कि नहीं आ रही है? तो आपकी भी आनी चाहिए। जी बोलो शाबाश। एक ही बात है। आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, मैं लिखता हूं ताकि बात क्लैरिटी में आ जाए, मैं उसका कोई गलत जवाब ना दे दूं। आप कह रहे हैं कोई एसेट है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 मिलियन है, ये मार्केट वैल्यू है। एम्प्लॉयर क्या कह रहा है कि मैं आपको 5 मिलियन का दे रहा हूं, जिसमें से 3 मैं पे कर दूं, तो 10 में से, अब एम्प्लॉय ने कितने पे किए हैं? 2, तो 10 में से 2 माइनस करें, क्योंकि उसूल तो हमने ऐसे देखना है ना, फेयर मार्केट वैल्यू में से एम्प्लॉय की पेमेंट देखनी है। एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए एम्प्लॉयर की पेमेंट दे दी है। रिमेनिंग जो बात समझ आ रही है? बेनिफिट कितने का पास ऑन हुआ? 8 मिलियन का बेनिफिट टैक्स हो रहा है ना। नहीं, मैंने इसीलिए लिखा है, पहले आप बताएं आप पूछ क्या रहे हैं। आप ये कह रहे हैं एक एसेट है 10 मिलियन का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 10 मिलियन है। एम्प्लॉयर कह रहा है कि भाई 5 मिलियन का ये मैं एसेट आपको बेच रहा हूं, लेकिन चलो 3 मिलियन मैं दे देता हूं, 2 मिलियन तुम दे दो। ये तो कहानी हो गई सारी। हमने तो देखना है क्या लिखा है लॉ में। लॉ तो कह रहा था यार फेयर मार्केट वैल्यू उठा के लाओ, ले आए। वो कहते हैं एम्प्लॉय ने कितने पैसे लाए वो उठा के लाओ, वो भी ले आए। तो कहता है बाकी सैलरी में ऐड कर दो, बाकी सारी कहानी है। यही उसूल हमने पढ़ा, तो यही उसूल लगेगा। अब इसके पीछे वो 5 मिलियन क्यों कह रहा था? डेप्रिसिएशन की वजह से कह रहा था, एप्रिसिएशन इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लॉ में क्या देखना है, क्या लिखा है, बस। ठीक होगी ना बात? कुछ समझ आई है बात के नहीं? यहाँ तक पहुँच गए सब लोग? तो इसका मतलब है पर्क्स वाली बातें खत्म हो गई हैं। सिर्फ एक पॉइंट रह गया, दैट रिलेट्स टू सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी। इसको कल आकर करेंगे इंशाल्लाह ताला। इसका मतलब है परसों जब हम आएंगे, बल्कि कल ही जब हम आएंगे, तो अब हम इस काबिल हो चुके होंगे कि हम बाकायदा फुल फ्लेज क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कल मुलाकात होगी।